दिल्ली की एक गोपनीय बैठक कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेना प्रमुखों, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ के साथ बैठे हैं। चेहरे पर दृढ़ संकल्प, आंखों में आग। यह समय है बदला लेने का, वे कहते हैं। और फिर 7 मई 2025 की आधी रात ठीक 1 बजे अंबाला एयरबेस से रफाल जेट्स की गर्जना गूंजती है। अंधेरे को चीरते हुए वे पाकिस्तान की सरहद पार करते हैं और मुरीदा के पंजाब में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर सटीक हमला बोलते हैं। मिसाइलें दागी जाती हैं, आग की लपटें उठती हैं। यह है ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत, जहां भारत ने आतंक को करारा जवाब दिया। क्या हुआ आगे, देखते रहिए। तारीख थी 22 अप्रैल। दोपहर के करीब 1 से 2 बजे के बीच का वक्त था, जब अचानक बैसर्न वैली के घने जंगलों से मौत के 3 साए बाहर निकले। ये आतंकवादी थे जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के लिए काम करते थे। इन दरिंदों के हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी खतरनाक अत्याधुनिक राइफलें थीं। उन्होंने आते ही वहां घूमने आए पर्यटकों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया वह घिनौना खेल जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उन्होंने सभी पर्यटकों से उसका धर्म पूछा और जो हिंदू थे उन्हें वहीं पर मार डाला गया। जिसने भी अपने माथे पर टीका लगा रखा था या जिसने भी अपने कलाई में कलावा बांध रखा था, उसे वहीं शूट कर दिया। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहा, पर उन दरिंदों ने उन्हें कलमा सुनाने को कहा और सभी जेंट्स के पैंट उतार कर भी चेक किया। जो भी हिंदू पाए जाते उन्हें शूट कर दिया गया। कुल मिलाकर 26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिनमें से 25 पर्यटक थे और एक हमारा बहादुर भाई आदिल था। इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। यह हमला सिर्फ उन 26 लोगों पर नहीं था, बल्कि यह हमला भारत की आत्मा पर था। यह 2019 के बाद से कश्मीर में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस कायराना हरकत की खबर मिली, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया। वो सीधे भारत वापस लौट आए। दिल्ली आते ही रायसीना हिल्स पर हलचल तेज हो गई। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। यह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक थी। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, गृह मंत्री और देश के तमाम बड़े सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। कमरे में सन्नाटा तो था, लेकिन वो सन्नाटा तूफान से पहले का था। सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कब तक हम अपने बेगुनाहों की लाशें उठाते रहेंगे? कब तक हम शांति का पाठ पढ़ते रहेंगे, जबकि सामने वाला सिर्फ खून की भाषा समझता है? उधर पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन TRF ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर यह कबूल किया कि यह हमला उन्होंने किया है। उनका कहना था कि यह हमला कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों को बसाने के विरोध में किया गया है। यह देखकर हर भारतीय का खून खौल उठा था। पाकिस्तान की सरकार हमेशा की तरह झूठ बोल रही थी कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन भारत के पास पक्के सबूत थे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और IB ने उन कॉल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था जो हमले के वक्त और उसके बाद उन आतंकवादियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को किए थे। यह साफ हो गया था कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में रची गई थी और इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद और उसका डिप्टी सैफुल्लाह खालिद कसूरी का दिमाग था। पहलगाम में बहे खून के कतरे अभी सूखे भी नहीं थे कि दिल्ली में रणनीतिक हलचल तेज हो गई थी। भारत सरकार ने सबसे पहले कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया। भारत ने सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। यह एक बहुत बड़ा और कठोर कदम था, क्योंकि पाकिस्तान की कृषि और प्यास इसी समझौते पर टिकी थी। भारत ने साफ संदेश दे दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 1960 में हुई इस संधि को रोकना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर वार करने जैसा था। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। वहां के नेताओं को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। पाकिस्तान ने धमकी दी कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएगा, लेकिन भारत अब सुनने के मूड में नहीं था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो अभी बाकी था। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई थी।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने कमांडरों के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो न सिर्फ पाकिस्तान को दर्द देगा बल्कि उसकी रूह कंपा देगा। इस प्लान का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। आप सोच रहे होंगे कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया। इसके पीछे एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाली वजह थी। पहलगाम हमले में जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खोया था, जैसे शुभम द्विवेदी की पत्नी या लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, उनका सुहाग उजड़ गया था, उनका सिंदूर मिट गया था। यह ऑपरेशन उन्हीं सुहागों का बदला लेने के लिए था। यह ऑपरेशन उन आंसुओं का हिसाब मांगने के लिए था जो उन विधवाओं की आंखों से बहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के कच्छ दौरे पर गए थे तो वहां की महिलाओं ने उन्हें सिंदूर का पौधा भेंट किया था और यहीं से इस नाम की प्रेरणा मिली। इस नाम में ही इतनी आग थी कि हर सैनिक के दिल में ज्वाला धधक रही थी। सेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए बहुत ही गोपनीय तरीके से काम किया गया। दक्षिण भारत के तंजावुर एयरबेस पर तैनात 222 स्क्वाड्रन, जिसे टाइगर शार्क्स के नाम से जाना जाता है, उसे एक्टिवेट किया गया। यह स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स उड़ाता था, लेकिन ये आम सुखोई नहीं थे। इन्हें खास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने के लिए मॉडिफाई किया गया था। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रफ्तार आवाज से 3 गुना ज्यादा है और जिससे बचना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान को लगा था कि अगर हमला होगा तो उत्तर भारत के एयरबेस से होगा, जैसे अंबाला या हलवारा से। उनकी नजरें वहीं टिकी थीं, लेकिन भारत ने अपनी चाल बदल दी थी। इस बार हमला वहां से होना था जहां से दुश्मन सोच भी नहीं सकता था, और वो भी उन हथियारों से जिनकी काट दुश्मन के पास थी ही नहीं। मई का महीना शुरू हो चुका था। सरहद पर तनाव इतना ज्यादा था कि एक चिंगारी भी युद्ध भड़का सकती थी। पाकिस्तान ने अपनी फौज को बॉर्डर पर लगा दिया था। उनके रडार 24 घंटे आसमान को घूर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की खामोशी उन्हें और भी ज्यादा डरा रही थी। कहते हैं ना कि शेर जब शिकार करने वाला होता है तो वो एकदम शांत हो जाता है। ठीक वैसा ही हाल भारतीय सेना का था। 7 मई की तारीख नजदीक आ रही थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में हलचल बढ़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब इतना वक्त बीत गया है तो शायद भारत हमला नहीं करेगा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 7 मई की रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। भारत के अलग अलग एयरबेसों पर एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन सब कुछ बहुत ही शांत और अनुशासित था। पायलट अपने जी सूट्स पहनकर तैयार थे। तकनीशियन आखिरी बार जेट्स की जांच कर रहे थे। तंजावुर से सुखोई 30 MKI ने उड़ान भरी। इसके साथ ही ग्वालियर और अंबाला से मिराज 2000 और राफेल जैसे घातक विमान भी आसमान में गरजने के लिए तैयार थे। यह कोई आम रात नहीं थी, यह न्याय की रात थी। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद साफ था, आतंकवाद के उन 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद करना जहां से भारत के खिलाफ जहर घोला जाता था। रात के ठीक 1:45 हो रहे थे जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपनी पोजीशन ली। इस बार हमने लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को भी पार करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन ब्रह्मोस जैसी स्टैंड ऑफ मिसाइलों की वजह से हमें दुश्मन के बहुत अंदर जाने की भी जरूरत नहीं थी। हम अपनी सीमा के करीब रहकर भी उनके दिल में खंजर उतार सकते थे। जैसे ही भारतीय विमान रडार पर आए, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के सायरन बजने लगे, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुखोई विमानों से ब्रह्मोस मिसाइलें फायर की गईं। इन मिसाइलों ने पलक झपकते ही अपना सफर तय किया और सीधे अपने निशाने पर जा लगीं। बहावलपुर में स्थित सुभान अल्लाह मस्जिद, जो असल में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था और जहां सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार किया जाता था, एक ही झटके में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। वहां सो रहे दर्जनों आतंकवादी और उनके ट्रेनर्स अपनी ही आग में जलकर खाक हो गए। मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के मरकज पर भी आसमान से मौत बरसी। वहां मौजूद कम्युनिकेशन सेंटर और हथियारों का जखीरा पूरी तरह तबाह हो गया। यह हमला इतना सटीक था कि आसपास की सिविल आबादी को कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन आतंकी ठिकाने पूरी तरह मिट गए। पाकिस्तान की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से हुआ और कैसे हुआ। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया था, जिससे पाकिस्तान के रडार
कुछ समय के लिए अंधे हो गए थे। इसे जैमिंग कहते हैं। हमारे विमानों ने अपना काम किया